नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आरआई 2015 का पेपर फर्स्ट। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं। राजस्थान की त्याग प्रथा को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, पहले जो राजस्थान के चारण भाट और जो निचली जातियाँ होती थी, वह जैसे विवाह के शुभ अवसर पर या अन्य शुभ अवसरों पर मुँह मांगी रकम मांगते थे, जिसको इनाम कहा जाता था। तो वह ये उसको त्याग प्रथा कहा जाता था। तो ऐसा होने लग गया कि वह ज़्यादा रकम मांगने लग गए, मुँह मांगी मांगने लग गए। बाद में जैसे जैसे समय निकलता गया तो कुछ लोग उनको ज़्यादा देने लग गए, अपनी शान प्रतिष्ठा के लिए उनको ज़्यादा रकम दे देते। तो दूसरा आदमी भी इतनी रकम देने की सोचता। तो जैसे लड़की का विवाह होता तो पहले ही दहेज वगैरह में इतने पैसे खर्च हो जाते कि लड़की का बाप इस कारण और ज़्यादा हतोत्साहित हो जाता है। लड़कियों की कोई पैदा करने की सोचता ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी की प्रतिमा की कोई दो विशेषता बताइए। सबसे पहली बात है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और नर्तकी की प्रतिमा का निर्माण लोस्ट वैक्स तकनीक से हुआ है। और दूसरा इसके अंतर्गत जो उस समय की कांस्य कला का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा, इससे यहाँ उस समय की कांस्य कला कितना आगे बढ़ चुकी है, ये अपने को पता चलता है। और उस समय जो नृत्य की परंपरा कैसी थी, ये भी अपने को पता चलता है। नेक्स्ट है, मक्खली पुत्र गौसाल कौन थे? मक्खली पुत्र गौसाल कौन थे? ये दोस्तों जो उस समय के जो आजीविक संप्रदाय वगैरह थे उनमें शामिल थे मक्खली पुत्र गौसाल। मेवाड़ की पुकार क्या थी? मेवाड़ की पुकार ये जो आंदोलनकारियों द्वारा जो प्रमुख मांगे थी वह उसको मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मिरातुल अखबार के संपादक कौन थे? मिरातुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, नेक्स्ट है, संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक नाटकों पर संक्षिप्त लेख लिखे। संस्कृत साहित्य में उन पर ऐतिहासिक नाटकों पर संक्षिप्त लेख। सबसे पहला तो अभिज्ञान शाकुंतलम पर भी अपन लिख सकते हैं, विक्रमोर्वशीय पर अपन लिख सकते हैं। इनको उन पर थोड़ा थोड़ा अपने को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है, गांधार और मथुरा कला शैली का आधारभूत अंतर बताइए। देखो, गांधार मथुरा शैली तो यूनानी कला से प्रभावित थी, जबकि मथुरा कला अपना देसी कला थी जिस पर विदेशी प्रभाव नहीं था। गांधार कला में नीले पत्थरों का प्रयोग किया गया था, है ना, जबकि मथुरा कला में लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये दो अपन ने बता दिए। और भी बहुत सारे अंतर है, उनकी पुतली, उनकी जो बालों की वगैरह, जो भी बहुत सारे अंतर है जो अपने को यहाँ बता सकते हैं। कला साहित्य के क्षेत्र में स्वाई देव सिंह का योगदान बताइए। कला के क्षेत्र में सबसे पहले तो बात अपन करते हैं, इनके द्वारा तंत्र मंत्र स्थापित किया गया। जयपुर का जो तंत्र मंत्र, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 5 तंत्र मंत्र बनाए, जैसे अलग अलग जगह, बनारस में, दिल्ली में, उज्जैन में, राजस्थान के जयपुर में। और इसके अलावा जो एक सारणी कहते हैं, उसको भी इन्होंने अनुवाद करवाया। ज्योतिष के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संघ में हैदराबाद की विलय की समस्या का समाधान कैसे हुआ? सबसे पहली बात है कि हैदराबाद में विलय से ना नुक्कड़ की तो सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद के जो निज़ाम के जो पुलिस थे, जो जिनको अपन आतंकवादी भी कह सकते हैं, वह किसानों को शोषण कर रहे थे। तो किसानों ने आंदोलन कर दिया और किसानों ने भारत सरकार से सहायता मांगी, और इस हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, किन उद्देश्यों को लेकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन
प्रारंभ किया। सबसे पहले बात करते हैं असहयोग आंदोलन क्या था और इस असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, उद्देश्य क्या थे, कारण क्या था वगैरह जो भी। सबसे पहले बात ये थी कि गांधी जी को यह आशा थी कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा और अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता देंगे, तो गांधी को निराशा हुई और उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। सबसे पहले उद्देश्य भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालना, दूसरा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, दूसरा भारत में स्वराज्य का दर्जा दिलाना वगैरह भी हो गया, दूसरा जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है उसकी निष्पक्ष जांच करवाना, और बता सकते हैं कि भाई जैसे अंग्रेज़ों के साथ असहयोग करना, उनके स्कूलों में नहीं पढ़ना, कॉलेजों को छोड़ देना, वकालत नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में राजनीतिक जागरण के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सबसे पहली बात ये करते हैं कि अपन राजस्थान में राजनीतिक जागरण के कारण बताने। सबसे पहला कारण तो अपना बता सकते हैं कि रियासती जनता का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। जैसे उनको कांग्रेस के जो आंदोलन चल रहे थे उनसे उनको जागरूकता पैदा होती है और उन्होंने धीरे धीरे आंदोलन शुरू कर दिया। दूसरा कि रियासतों में बिल्कुल भी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, बिल्कुल भी, और जो राजा महाराजा थे उनके ऊपर बिल्कुल कंट्रोल करके रखते थे। विभिन्न प्रकार की लाग बाग थे, विभिन्न प्रकार के कर लगा दिए जाते थे, यानी कि एक ऐसा वातावरण बना रखा था कि एक आम नागरिक चैन से सांस नहीं ले पाता था। तो उन्होंने धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरणा लेने शुरू की और धीरे धीरे प्रजामंडलीय आंदोलन के द्वारा धीरे धीरे राजस्थान में राजनीतिक जागरूकता का विस्तार होने लग गया। विस्तार हुआ, इसको बहुत विस्तृत तरीके से अपने को बताना है भाई, कैसे कारण बताना। मुगल चित्रकला पर विस्तृत लिखिए। मुगल पेंटिंग पर अपने को बताना है। मुगल चित्रकला का सबसे स्वर्णिम काल जहांगीर का काल है, तो उस जहांगीर के काल में कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन से चित्रकार वगैरह, कौन कौन से बढ़िया चित्र कौन कौन से हो गए, रजनामा क्या है, चित्रकला वाला विभाग क्या है, और इन विभिन्न शासकों का योगदान क्या है, राजस्थान की चित्रकला पर इनका क्या क्या प्रभाव है, ये अपने को यहाँ बताना। नेक्स्ट 1905 में बंगाल विभाजन क्यों किया गया, इसके परिणामों को भी रेखांकित कीजिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो छोटा सा ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। 1995 जैसे प्रशासनिक कारण बताया गया, बंगाल विभाजन का पहला कारण प्रशासनिक कारण बताया गया कि बंगाल इतना बड़ा प्रदेश है, उसका प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए 2 भागों में बांट देंगे तो इसका प्रशासन सही चलाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात यह है कि इसके छुपे हुए कारण अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा चुनौती बंगाल से मिल रही थी। बंगाल में बुद्धिजीवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। तो अंग्रेज़ इसको एकता को तोड़ना चाहते थे और मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के लिए वह पूरी बंगाल का निर्माण करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ये कार्य किया। दूसरी बात यह कि इसके परिणामों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि बंगाल विभाजन होते ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा, पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया और एक लोगों में राष्ट्रीय एकता का भावना का प्रसार करना, राष्ट्रीय गौरव की भावना का प्रसार करना, ये बहुत सारे कार्य किए गए इसके द्वारा। और ज़्यादा ही विरोध प्रदर्शन हुआ तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन के उद्भव के कारणों को स्पष्ट कीजिए। पुनर्जागरण क्यों हुआ? सबसे पहले कारण मैं 4-5 कारण आपको बता देता हूँ, उसके बाद में आप अपने हिसाब से उनको बड़े करके लिखो। चाहे एक बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ कि यूरोप में पुनर्जागरण का सबसे पहला कारण तो ये कि जो चर्च वाला जो सिस्टम होता है वो काफ़ी भ्रष्ट हो चुका था, और दूसरा इस काल में यह काल विज्ञानवाद का युग था और तर्क वितरक करते थे लोग। तर्क वितरक करने के कारण लोगों में जागरूकता आई और जागरूकता के परिणामस्वरूप चर्च के जो भ्रष्टाचार रवैया था या इनके द्वारा चर्च के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता था उसका खुलासा किया जाने लगा।
और चौथा कारण अपन बता सकते हैं कि भाई यूरोप का विभिन्न जो खोजें की गई, विभिन्न देशों की जो खोजें की गई, यूरोप का बाहर लोगों से संपर्क हुआ तो धीरे धीरे उनको पता चल गया। और भी बहुत सारे कारण जो अपने आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है सही प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें। इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आगे। गैर आस्तिकारी संपत्ति को प्रसिद्ध डिफाइन नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन एनपीए। एनपीए के बारे में बताना है। यानी कि कोई भी संपत्ति अगर 90 दिनों तक उससे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता, उसकी किस्तें वापस नहीं आती है, अगर वह 90 दिन तक अवधि पूरी होने के बाद उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है। भारत के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा को समझाइए। फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले बात करते हैं खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा यानी कि सभी लोगों को भूखमरी से निजात मिल सके, सभी लोगों को पौष्टिक आहार मिल सके, उसकी पूर्ति सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा कहलाता है। इसके लिए भारत सरकार ने 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है, जिसके द्वारा सभी लोगों को एक निश्चित मात्रा में खाद्य उपलब्ध कराया जाता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। वित्तीय समावेशन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। वित्तीय समावेशन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत दूर दराज के क्षेत्रों में, साथ ही वंचित तबके, महिला वर्ग, वृद्ध लोगों के तक वित्तीय सेवा की पहुंच स्थापित करना वित्तीय समावेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना को इसका अपन उदाहरण बता सकते हैं। भामाशाह ट्रांजैक्शन मैपर की व्यवस्था। एक भामाशाह योजना गवर्नमेंट शुरू की थी, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजस्थान में सार्वजनिक निधि सहभागिता के 4 लाभों को बताइए। पीपीपी मोड की 4 लाभ। सबसे पहले पीपीपी मोड में एक तो एक नई तकनीक प्राप्त हो जाती है, कुशल प्रबंधन के द्वारा कार्य हो जाता है, और सरकार को इसमें ज़्यादा खपाना नहीं पड़ता, भ्रष्टाचार की संभावना भी थोड़ी कम हो जाती है, और इसमें सारा कार्य प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जाता है, तो निर्माण कार्य प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जाता है तो भ्रष्टाचार की संभावना भी कम हो जाती है। तीसरी चौथी अपना और लाभ इसमें बता सकते हैं कि भाई सरकारी कार्यों में तो डिले हो जाता है, लेकिन इसमें डिले नहीं होने के कारण कार्य को समय पर पूर्ण होने की संभावना भी रहती है। बहुत सारी हानियाँ भी है, वो भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर सिर्फ लाभ बताने 4-5 लाभ। छठा क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चक्रव्यूह चुनौती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चक्रव्यूह क्या होता है? तो जो एक साइकिल सिस्टम होता है ना, इसके अंतर्गत पहले तो एक अच्छी अर्थव्यवस्था समृद्धि दर, भारत की अर्थव्यवस्था द्वारा एक अच्छी समृद्धि दर पहले तो एक निश्चित कर दी गई, फिर उसके बाद में वापस मंदी आ जाती है, फिर वृद्धि होने लगती है, तो फिर मंदी आने, एक चक्कर चलता रहता है और देश का सारा सिस्टम इसी में खप जाता है, और एक वास्तविक वृद्धि जिसको हम कह सकते हैं वास्तविक आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। ये अपने क्या बताना। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया से आप क्या समझते हैं? स्टार्टअप इंडिया, सबसे पहली बात है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो नए उद्योगों की स्थापना करना, नए एंटरप्रेन्योर यानी कि नए सॉफ्टवेयर विकसित करना, नए कार्य करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना लगेगा। इनको अच्छे लोन उपलब्ध कराया जाता है, इनको तकनीकी सहायता दी जाती है, प्रबंधीय सहायता इसके अंतर्गत दी जाती है। नेक्स्ट, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य, सबसे पहला वितरण प्रणाली का सबसे पहला उद्देश्य अपन निर्धन व गरीब लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना। दूसरा, ग्राम स्तर तक और ग्राम पंचायत स्तर तक सस्ते मूल्य की दुकानों के द्वारा खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना, और देश में खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना, और एक तरह से जो देश में इतना खाद्यान्न उत्पादन होता है उसको खरीद कर वितरण किया जाता है, तो ये किसानों को भी एक तरह से सहायता मिल जाती है। कोई भी घर भूखा नहीं सोए, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और भी बहुत सारे उद्देश्य अपन बता सकते हैं। ग्रीनफील्ड विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग और ब्राउनफील्ड विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग में अंतर कीजिए। एक तो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड अपने को बताना। तो ग्रीनफील्ड, तो सबसे पहली बात है कि ग्रीनफील्ड विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग और ब्राउनफील्ड
देखो, ग्रीनफील्ड तो होता है एक नए प्रोजेक्ट में निवेश करना, वह तो ग्रीनफील्ड निवेश हो गया। दूसरा ब्राउनफील्ड हो गया, जो पहले से प्रोजेक्ट चल रहा हो, जैसे कोई एयरपोर्ट हो उसका विस्तार करना हो तो उसमें निवेश करना, वह ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में निवेश करना कहते हैं। अब ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI इनके अंतर्गत किस प्रकार से आता है? बाहर से विदेशी लोगों द्वारा, विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाने वाला निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल है। रिसर्जेंट राजस्थान सहभागिता सम्मेलन 2015 पर टिप्पणी लिखिए। अपने को रिसर्जेंट राजस्थान के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन समझौते हो, इसके क्या लाभ होंगे, क्या परिणाम होंगे, ये अपने को यहाँ बताना है। ये करंट से रिलेटेड टॉपिक है। अब अप्रासंगिक क्वेश्चन है। नहीं तो भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग नीति के प्रमुख लक्षणों का विवरण दीजिए, ये अपने को ये बताना है। तो FDI जो भारत सरकार की FDI नीति है ना, वो अपने को यहाँ पे बतानी है। तो FDI नीति की सरकार भाई कौन से क्षेत्र में FDI 100% दे दिया गया है, कौन से क्षेत्र में नहीं दिया है, सरकारी मार्ग क्या है, और मुंबई वाला मार्ग क्या है। भाई सबसे पहले बात करते हैं मुंबई वाले मार्ग में सरकार RBI को सिर्फ सूचना देनी होती है कि भाई हम यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। जो सरकारी मार्ग में जैसे जो भारत के सुरक्षा से संबंधित और भारत के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट उन पर निवेश करते हैं तो सरकार से अनुमति लेनी होती है, सरकारी मार्ग कहलाता है। अब इसके बाद में आप बता सकते हैं कि भाई बैंकिंग क्षेत्र में सरकार कितना FDI के लिए खोल दिया है। साथ में रेलवे के अलावा, परमाणु ऊर्जा के अलावा कौन कौन क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दी गई है, यहाँ पे बताना होता है। नेक्स्ट है WTO के कृषि समझौतों को समझाइए। इसने भारत के कृषि क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है? क्या WTO के प्रावधान भारत में टिकाऊ कृषि विकास को सुनिश्चित करेंगे? सबसे पहले बात है WTO के जो कृषि पर जो समझौते हैं उनमें अपन बता सकते हैं कि भाई जो सबसे मेन बात तो ये कि प्रेजेंट में विवाद का मुद्दा सब्सिडी के द्वारा जो सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी हो गई और जो रेड बॉक्स सब्सिडी होगी, वो सब्सिडी वाला अपने को यहाँ विवरण कर देना है। दूसरा कि भारत में किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, तो भारत को प्रभावित कर रहा है क्योंकि भारत में ज़्यादातर खाद्य उत्पादन को इतना जो बढ़ावा मिला है वह सब्सिडी के द्वारा ही मिला है। तो इस सब्सिडी के कारण ही वह, जबकि WTO में विकसित देश चाहते हैं कि भाई सब्सिडी को बंद कर दिया जाए और इससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। अब WTO के प्रावधान भारत में टिकाऊ कृषि के विकास को सुनिश्चित करेंगे, ये एक पार्टी है। तो भाई साहब अपने को इसमें ये बताना है कि टिकाऊ कृषि में किस प्रकार योगदान देंगे। तो टिकाऊ कृषि में ये योगदान सबसे पहली बात ये होगी भाई टिकाऊ कृषि में किस प्रकार का योगदान देंगे। तो हाँ, अपने को लगता है कि भाई ये हो सकता है टिकाऊ कृषि में योगदान देंगे कि भाई जैसे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि इसमें प्रावधान में ऐसी चीज़ें शामिल है, लेकिन भारत अभी विकासशील अवस्था में, तो अभी इन चीज़ों का विरोध करना भी है हमें और इन चीज़ों से आगे भी जाना। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के कौशल में सुधार हेतु किए गए उपाय। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी होगी, कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए सरकार के द्वारा और कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रम भी बनाए गए। साथ ही भारत सरकार ने अलग एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी शुरू कर दिया और अनेक विश्वविद्यालयों में स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये अपने को यहाँ पे बताना है। ये तो मेरा मकसद है कि आपको ब्रीफली डिस्कशन कर देते हैं। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, जैसे नए छात्र उनको समझ में नहीं आए तो उनको अपने को ये बताना है। तो इसको अपने को अब राजस्थान सरकार द्वारा जो इसमें जो प्रयास किए गए हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने जो प्रयास किए वो अपने को यहाँ बताना। नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में किन्हीं 4 सामाजिक मूल्यों को रेखांकित कीजिए। सबसे पहली बात यह कि प्रस्तावना में किन्हीं 4 सामाजिक मूल्य की सबसे पहली बात यह है कि भाई सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो और सभी में समानता और भ्रातृत्व की भावना भी हो। संविधान की प्रस्तावना में 4 सामाजिक मूल्यों को अपने यहाँ पे बताना है। फोर सोशल वैल्यूज को अपने यहाँ पे बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मानुसार 4 आश्रमों के नाम लिखिए। सबसे पहला आश्रम तो हो गया आश्रमों की बात करते हैं ना। अब 4 आश्रमों के 25-25 साल के अंतर में 4 आश्रम हो गए। अभी मुझे याद नहीं आ रहे, 3 आश्रमों के नाम याद है, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रमों क्रमानुसार नाम लिखने। नेक्स्ट, राजस्थान में सागरी प्रथा निषेध अधिनियम कब और क्यों पारित किया गया, ये अपने को बताना है। ये भी नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, सेकुलरिज्म को अपन क्या समझते हैं, ये अपने क्या बताना। नेक्स्ट है, राजस्थान में उन 4 जिलों के नाम बताइए जहाँ जनजातीय जनसंख्या केंद्रित है। सबसे पहले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। यहाँ पर जनजातीय जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अन्य जिले भी है। अब धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता यानी कि राज्य को किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देना चाहिए, उसकी नीतियाँ किसी भी धर्म को संरक्षित न करते हुए सभी धर्मों को समान रूप से विकास करने का अवसर प्रदान करना धर्मनिरपेक्षता भारत के संदर्भ में कहलाती है। नेक्स्ट, जाति और वर्ग में अंतर बताइए। सोशलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, जाति और वर्ग में अंतर बताइए। सोशलॉजी वाले क्वेश्चन भी आ गए भाई, लास्ट इकाई है सोशलॉजी वाली। जाति और वर्ग में अंतर बताइए। वर्ग के अंतर्गत जाति को शामिल कर सकते हैं अपन, लेकिन जाति के अंतर्गत वर्ग को शामिल नहीं कर सकते। और भी जो अंतर है वो अपने भारत में लैंगिक असमानता के परिणामों को समझाइए। लैंगिक असमानता के परिणाम ये महिलाओं की निम्नतर स्थिति भी, महिलाओं की जो निम्न स्थिति है वह भी लैंगिक असमानता के कारण है। बालिकाओं के जन्म को उत्साहित करने वाले का कारण भी लैंगिक असमानता ही है। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कमी, महिलाओं की नौकरी के क्षेत्र में कमी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण विस्तार से आप क्या समझते हैं। स्पेन ऑफ कंट्रोल, प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन है। नियंत्रण प्रबंधन कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या, वाई कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। कीमत और मूल्य के संबंधों की व्याख्या कीजिए। उत्पाद चौड़ाई को परिभाषित कीजिए। डिफाइन प्रोडक्ट विद, डिफाइन इंडक्शन, आगमन को परिभाषित कीजिए। आगमन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख संवर्धन मिश्रण साधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रमुख संवर्धन मिश्रण साधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, पूंजी संरचना अवधारणा में शुद्ध आय व शुद्ध संचलन आय के सिद्धांतों में भिन्नता बताइए। नेक्स्ट, परिचालन चक्र विधि को अर्थ बताइए। परिचालन चक्र विधि का अर्थ बताइए। आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण में कोई 2 अंतर बताएं। आंतरिक निरीक्षण व आंतरिक अंकेक्षण में कोई 4 अंतर, कोई 2 अंतर बताइए। नेक्स्ट, स्थिति विवरण क्या प्रकट करता है, कोई 2 बिंदु बताइए। निपुणता अंकेक्षण व कार्य निष्पादन अंकेक्षण में कोई 2 अंतर बताइए। निपुणता अंकेक्षण व कार्य निष्पादन अंकेक्षण में कोई 2 अंतर बताइए। परंपरागत बजट और शून्य आधारित बजट में कोई 2 अंतर बताइए। परंपरागत बजट तो जो आय व्यय का विवरण दिया जाता है, जबकि शून्य आधारित बजट में किसी भी बजट को उसके द्वारा जो बजट का पहले एलोकेशन किया गया है उस बजट को वो करने के लिए अपने आप बता सकते हैं कि उस बजट का क्या उपयोग किया गया है, वो ये यहाँ पे बताना है। सामाजिक लेखांकन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक लेखांकन कोई 3 विशेषता बताइए। सोशल ऑडिटिंग के बारे में, सोशल अकाउंटिंग के बारे में आपको बताना है, यानी कि समाज के निचले तबके, पिछड़े तबके, दलित और आदिवासियों को किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, उन सुविधाओं को कितनों लोगों को प्राप्त हो रही है, क्या प्राप्त हो रही है, उनका लेखांकन करना सामाजिक लेखांकन कहलाता है। दूसरा, सामाजिक लेखांकन की कोई विशेषता। सबसे पहले बात है निचले तबकों को कितनी विशेषता प्राप्त हुई है अपना बता सकते हैं, कितना लाभ प्राप्त हुई है अपना बता सकते हैं। दूसरा, विभिन्न योजनाओं के समाज पर क्या प्रभाव है, दलितों आदिवासियों की स्थिति का अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक अंकेक्षण की महत्ता को स्पष्ट
स्पष्ट करने वाले 5 बिंदु बताइए। यानी सोशल ऑडिट को, महत्व को स्पष्ट करने वाले, अभी मैंने बताया कि भाई वही क्वेश्चन से संबंधित यानी कि रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका मतलब सोशल ऑडिटिंग अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 4-5 बिंदु अपने को यहाँ बताने हैं। इसी के साथ ही अपनी डिस्कशन यहीं पे समाप्त हो जाती है। और ये तो रफ वर्क के लिए पेज है लास्ट वाला। तो इस प्रकार अपनी डिस्कशन यहीं पे समाप्त होती है। तो किस प्रकार क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चंस को किस प्रकार टैकल करें, अपन ने ये डिस्कस किया। इसके साथ ही अपन आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।